हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि कश्यप एंड यू आर वाचिंग ट्रेन योर ब्रेन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि वाई माइल्ड स्टील इज कॉमनली यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन। मतलब जो जितने भी सिविल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें माइल्ड स्टील को ही क्यों यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइल्ड स्टील को क्यों यूज किया जाता है, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और क्या क्या रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से माइल्ड स्टील को यूज किया जाता है। पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, वैसे तो पूरा सिविल का टॉपिक है, बट जो मेन सब्जेक्ट में आता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है। इसके अलावा आरसीसी का भी हम बोल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि हाई डक्टिलिटी, कि जितने भी माइल्ड स्टील होते हैं उनकी जो डक्टिलिटी होती है काफ़ी हाई होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डक्टिलिटी क्या होती है। देखिए, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसकी वजह से उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनली। सपोज मेरे पास एक बीम है इस तरह से, यहाँ पे अगर मैं टेंसाइल लोड लगाता हूँ तो इस टेंसाइल लोड की वजह से इसमें जितना भी इलॉन्गेशन आएगा इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। अब देखिए, हाई डक्टिलिटी की वजह से क्या होता है, इट गिव्स इनिशियल वार्निंग ऑफ फेलियर इन आरसीसी स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर हम माइल्ड स्टील को अपने आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो वहाँ पे एक वार्निंग देता है, एक साइन देता है फेलियर का। तो इसे हम बोलते हैं यील्डिंग। तो आपने यील्डिंग सुनी होगी कि यील्डिंग क्या प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे एक फेलियर होता है जो कि हमें अपनी आंखों से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ब्रिटल फेलियर होता है जिसमें आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, सडन फेलियर होता है, उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि अब कब फेलियर होने वाला है। उसके अलावा यील्डिंग क्या होती है, जिसमें हमें पहले से पता चल जाता है कि हाँ फेलियर होने वाला है। तो यील्डिंग को कौन इम्प्रूव करता है, यील्डिंग किसकी वजह से आती है, वो आती है माइल्ड स्टील की वजह से। तो माइल्ड स्टील में यील्डिंग किसकी वजह से होती है, वो होती है हाई डक्टिलिटी की वजह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाई डक्टिलिटी होने की वजह से हम माइल्ड स्टील को अपने आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। ये तो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन। मतलब जो माइल्ड स्टील होता है वो टेंशन और कंप्रेशन में इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि जो मेरे पास आरसीसी होता है, आरसीसी आपको पता होगा कि कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू टेंशन, क्योंकि टेंशन में वो वीक होता है आरसीसी। तो आरसीसी को इक्वल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ पे हम रिइंफोर्समेंट करते हैं माइल्ड स्टील की, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है हमारा टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों में इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है और आरसीसी केवल कंप्रेशन में होता है। तो जब हम माइल्ड स्टील को वहाँ पे यूज करेंगे रिइंफोर्समेंट की तरह से, तो जो कंक्रीट होगी हमारी वो इक्वली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी आती है कि सूटेबल फॉर साइक्लिक लोडिंग एंड लोड इन्वर्जन कंडीशंस। तो साइक्लिक लोडिंग क्या होती है, आपने देखा होगा कि एक हैमर होता है। अगर हैमर को मैं लगातार ऊपर नीचे किसी सरफेस पे यहाँ पे मारता हूँ, एक हैमर है सपोज मेरे पास, हैमर से अगर मैं यहाँ पे मारूंगा तो यहाँ पे जो लोड लगाऊंगा हैमर से उसे बोलते हैं साइक्लिक लोडिंग। इसके अलावा आपने अगर एक लाइव एग्जांपल देखा होगा कि सपोज हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन को आपने देखा होगा कि जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो रेल के ऊपर, रेल पटरी के ऊपर एक ऊपर नीचे की तरफ लोडिंग लगाते हैं, मतलब साइक्लिक लोडिंग होती है वहाँ पे, तो उसे बोलते हैं साइक्लिक लोडिंग। तो साइक्लिक लोडिंग की वजह से जो फेलियर आता है उसे बोलते हैं फटीग। आपने फटीग सुना होगा, टर्म होता है फटीग, किसकी वजह से होता है, साइक्लिंग लोडिंग की वजह से। अगला टर्म आता है हमारे पास लोड इन्वर्जन कंडीशंस। लोड इन्वर्जन कंडीशंस क्या होती हैं, सपोज मेरे पास एक कोई ब्रिज है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक ब्रिज है। अब यहाँ पे सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ इस तरह पे, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पे मेरी एक व्हीकल या फिर कार है जो कि यहाँ पे खड़ी हुई है। जब ये कार राइट साइड में मूव करेगी, ठीक है, जब ये राइट साइड में मूव करेगी, लेकिन अभी ये पॉइंट से लेफ़्ट डायरेक्शन में है, अभी क्या है कि पॉइंट से लेफ़्ट डायरेक्शन में है, तब इस पॉइंट पे सपोज कंप्रेशन फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। जब ये कार इस पॉइंट से राइट साइड में आ जाएगी, सपोज कार यहाँ पे आ गई, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। तो जो अल्टरनेट कंप्रेशन और टेंशन जनरेट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं हम लोड इन्वर्जन कंडीशन। अब आपने इसका जो इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि हम स्ट्रक्चर में आईएलडी ड्रॉ करते हैं, वो मेनली आईएलडी इसी वजह से ड्रॉ करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जान सकें कि वहाँ पे कौन कौन से तरह का लोड आएगा। सपोज वहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन आएगी या फिर शेयर फोर्स आएगा, बैंडिंग मूवमेंट आएगा, किस तरह का लोड आएगा उसी को हम आईएलडी में दिखाते हैं। और आईएलडी में हम क्या दिखाते हैं, लोड इन्वर्जन कंडीशंस को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि हाई डक्टिलिटी इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है टेंशन कंप्रेशन में और सूटेबल होती है साइक्लिक लोडिंग और लोड इन्वर्जन कंडीशन के लिए। अब इसके अलावा एक पॉइंट आता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
देखिए कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो स्टील और कंक्रीट दोनों के केस में इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ये आपके स्टील और कंक्रीट दोनों के लिए इक्वल होता है। अब देखिए होता क्या है इसकी वजह से, जब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा सेम होगा, सपोज मैं कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे आरसीसी स्ट्रक्चर आप इस पिक में देख सकते हैं, कोई बीम है, यहाँ पे रिइंफोर्स्ड बीम है, ये यहाँ पे कंक्रीट भी है और स्टील भी है। अब होता क्या है कि सपोज मेरा टेम्परेचर हाई हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब अगर किसी भी एक का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, जिसका कम होगा वहाँ पे एक्सपेंशन कम होगा, और जिसका अल्फ़ा, मतलब मैं इसे डिनोट करूँगा, अल्फ़ा से हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अब जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, जिसका अल्फ़ा कम होगा वहाँ पे एक्सपेंशन कम होगा। अब दोनों में जब अनइक्वल एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ठीक है, वहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी जिनकी वजह से क्रैक्स आ जाएंगे। जब क्रैक आ जाएंगे तो वहाँ पे अल्टीमेट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जो माइल्ड स्टील का अल्फ़ा होता है वो कंक्रीट के अल्फ़ा से अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। तो टेम्परेचर की वजह से जो भी वहाँ पे एलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी जिसकी वजह से कोई भी फेलियर नहीं आएगा। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है माइल्ड स्टील का। अगला पॉइंट देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो सेम होती है टेंशन और कंप्रेशन में, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में सेम होती है। किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। अब देखिए सपोज मेरे पास एक बीम है यहाँ पे, ठीक है, ये एक बीम है, ये बीच में हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा हमारा कंप्रेशन और नीचे क्या आता है टेंशन। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेसेस कैलकुलेट अगर करनी है टॉप पे और बॉटम पे, अगर हमारा ई अनइक्वल होगा दोनों के लिए, इन दोनों के लिए अगर ए की वैल्यू अनइक्वल है तो ये स्ट्रेसेस हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने फ्लैट शीट बीम वाले टॉपिक में देखा होगा वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए। अगर वहीं ई की वैल्यू दोनों तरफ सेम हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आसानी से स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, बेंडिंग को अगर मुझे एनालाइज करना है वो भी काफ़ी आसानी से, काफ़ी सिंपल वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइल्ड स्टील की यही एक खासियत होती है, एक एडवांटेज होता है माइल्ड स्टील का, क्योंकि उसमें ए की वैल्यू जो होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो सेम होता है। अब इसके अलावा क्या होता है, कभी कभार कुछ और भी डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं जिनकी ए की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम नहीं होती है टेंशन कंप्रेशन में, बट माइल्ड स्टील की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे दोनों में सेम होती है। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इसका। अगला पॉइंट देखेंगे, ये रिसाइकेबल होती है, वेल्डेबल होती है, चीपर होती है दूसरे मेटल से। रिसाइकेबल मतलब अगर एक बार हमने कोई भी माइल्ड स्टील के जो स्ट्रक्चर है कोई यूज किया है, उसके बाद में सपोज वो यूजफुल नहीं रहा है तो उसको हम किसी दूसरे में हमें कन्वर्ट करना है, अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट में इसे कन्वर्ट करना है तो हम आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेल्डेबल क्या होता है कि उसमें हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। चीपर मतलब दूसरे मेटल से सस्ता मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू उसकी हाई होती है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है कि जब मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई मटेरियल है, उसके जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है, उस यूजफुल लाइफ के एंड में जब उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हो रही होगी, जब उसके एंड पे होगी, तब वहाँ पे उस मटेरियल की, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जो वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा मैंने एक SSCJ 2020 के लिए सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ MCQ की फॉर्म में, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाते हैं और जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ उसका भी रिवीजन हो जाता है। तो अभी उसमें बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट चल रहा है, तो अगर आपको देखना है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।